क्या कोई चोर बिना एक भी गोली चलाए, बिना किसी अलार्म को बजाए और बिना किसी को बंधक बनाए दुनिया के सबसे सुरक्षित बैंकों में से एक की तिजोरी से लगभग 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर लेकर गायब हो सकता है? सुनने में यह किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन यह एक बिल्कुल सच्ची घटना है। साल 2005 में ब्राजील के फोर्टालेजा शहर में हुई बैंको सेंट्रल बैंक डकैती इतनी शानदार योजना, इंजीनियरिंग और सटीक क्रियान्वयन का उदाहरण थी कि इसे पारंपरिक बैंक डकैती, ट्रेडिशनल क्रिमिनल हाइस्ट की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक मानते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। लेकिन आखिर अपराधियों ने लगभग 256 फीट लंबी सुरंग कैसे बनाई? उन्होंने बैंक की कड़ी सुरक्षा को कैसे धोखा दिया? पुलिस आखिर उन तक पहुंची कैसे? और चोरी के बाद उन अपराधियों का क्या हुआ? आइए जानते हैं दुनिया की सबसे अविश्वसनीय बैंक डकैतियों में से एक की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीवेश रिवील्स में। इंसिडेंट 8 अगस्त 2005 की सुबह फोर्टालेजा के बैंको सेंट्रल ब्रांच में कर्मचारी पहुंचे तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। पूरी वॉल्ट खाली थी। एक संगठित समूह ने लंबे सप्ताहांत का फायदा उठाते हुए वॉल्ट तक पहुंच बनाई और बिना किसी सुरक्षा सिस्टम को ट्रिगर किए भारी मात्रा में नकदी ले गए। ये 25 लोगों का एक समूह था जिसने महीनों की गुप्त और योजनाबद्ध तैयारी की थी। उनकी रणनीति इतनी उन्नत थी कि बैंक स्टाफ को सोमवार सुबह तक कुछ भी संदेह नहीं हुआ। ये घटना तुरंत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में छा गई। प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। साल 2005 में ब्राजील का शहर फोर्टालेजा सामान्य रूप से अपनी रफ्तार से चल रहा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि शहर के बीचों बीच एक ऐसा ऑपरेशन चल रहा है जो अपराध की दुनिया का इतिहास बदल देगा। इस पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व एक कुख्यात अपराधी एंटोनियो जुस्सीवान आल्वेस दोस सांतोस, जिसे अलेमाओ के नाम से जाना जाता था, कर रहा था। उसके साथ लगभग 25 विशेषज्ञ अपराधियों की टीम थी। इनमें सुरंग खोदने वाले मजदूर, इंजीनियर, बिजली विशेषज्ञ, निगरानी करने वाले लोग और लॉजिस्टिक्स संभालने वाले सदस्य शामिल थे। इन लोगों को पता था कि सीधे बैंक में घुसना लगभग असंभव है, इसलिए उन्होंने बैंक तक पहुंचने के लिए जमीन के नीचे से रास्ता बनाने की योजना बनाई। बैंक से लगभग 2 ब्लॉक दूर अपराधियों ने एक व्यावसायिक इमारत किराए पर ली। उन्होंने वहां ग्रामास सिंथेटिकास यानी सिंथेटिक लॉन, कृत्रिम घास बेचने वाली कंपनी शुरू की। उन्होंने केवल बोर्ड ही नहीं लगाया, बल्कि कर्मचारियों की यूनिफॉर्म भी बनवाई, ग्राहकों को सचमुच घास बेची, ट्रकों से सामान लाया और पूरे इलाके में खुद को एक वैध व्यवसाय की तरह प्रस्तुत किया। पड़ोसियों को लगा कि यह सामान्य लैंडस्केपिंग कंपनी है। यही उनकी सबसे बड़ी चाल थी, क्योंकि सुरंग खोदने से रोजाना हजारों किलो मिट्टी निकल रही थी। यदि कोई सामान्य व्यक्ति इतनी मिट्टी बाहर निकालता तो तुरंत शक होता, लेकिन चूंकि यह एक लैंडस्केपिंग कंपनी थी, इसलिए ट्रकों में मिट्टी और रेत का आना जाना बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था। 3 महीनों तक किसी को भी इस पर जरा सा भी संदेह नहीं हुआ। मई से अगस्त 2005 तक अपराधियों ने लगातार काम किया। उन्होंने लगभग 256 फीट लंबी और लगभग 13 फीट गहराई पर सुरंग बनाई। लेकिन यह कोई साधारण सुरंग नहीं थी। इसके अंदर लकड़ी के मजबूत सपोर्ट लगाए गए ताकि सुरंग कभी धंसे नहीं। पूरी सुरंग में बिजली की व्यवस्था थी, रोशनी के लिए बल्ब लगाए गए थे, गर्मी से बचने के लिए अलग एयर वेंटिलेशन और एयर कूलिंग सिस्टम लगाया गया था। यानी अपराधियों ने जमीन के नीचे एक छोटा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट खड़ा कर दिया था। यह सब इतने व्यवस्थित तरीके से किया गया कि आसपास के लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं हुआ कि उनके पैरों के नीचे करोड़ों की चोरी की तैयारी चल रही है। शुक्रवार 5 अगस्त 2005 की शाम आखिरकार सुरंग बैंक की तिजोरी के ठीक नीचे पहुंच चुकी थी। अब सबसे कठिन काम बचा था। तिजोरी का फर्श लगभग 3.6 फीट मोटी स्टील प्रबलित कंक्रीट से बना था। अपराधियों ने भारी मशीनों की मदद से इस कंक्रीट को धीरे धीरे काटा। यह काम बेहद जोखिम भरा था, क्योंकि थोड़ी सी गलती पूरे ऑपरेशन को बर्बाद कर सकती थी। लेकिन उनकी योजना इतनी सटीक थी कि वे सफल हो गए। अब सबसे बड़ा सवाल था, इतनी सुरक्षा के बावजूद कोई अलार्म क्यों नहीं बजा? इसका जवाब उनकी महीनों की तैयारी में छिपा था।
उन्होंने पहले ही पता लगा लिया था कि बैंक के मोशन सेंसर किस ऊंचाई तक काम करते हैं। जैसे ही वे सुरंग से अंदर आए, वे सीधे खड़े नहीं हुए। वे पूरी तिजोरी में घुटनों और पेट के बल रेंगते हुए आगे बढ़े ताकि सेंसर उन्हें पहचान न सके। उन्होंने किसी अलार्म को छुआ तक नहीं। यही कारण था कि बैंक की पूरी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह बेकार साबित हुई। शुक्रवार शाम बैंक बंद हो चुका था। अब बैंक सीधे सोमवार सुबह खुलना था। इसका मतलब अपराधियों के पास लगभग 48 घंटे का समय था। न कोई कर्मचारी आने वाला था, न कोई नियमित निरीक्षण, न कोई मानव गश्त। उन्होंने आराम से तिजोरी के अंदर रखे लोहे के पिंजरों को काटा और पुराने 50 रियाल के नोटों से भरे कंटेनरों को निकालना शुरू किया। कुल मिलाकर लगभग 3.5 टन यानी करीब 7,500 पाउंड नकद पैसे बाहर निकाले गए। इतना पैसा उठाने के लिए कई लोगों ने लगातार घंटों तक काम किया। जब सोमवार सुबह बैंक कर्मचारी काम पर पहुंचे तो उनके सामने ऐसा दृश्य था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तिजोरी के फर्श में विशाल छेद था। नीचे एक लंबी सुरंग दिखाई दे रही थी। तिजोरी लगभग खाली थी। कुछ ही घंटों में यह खबर पूरे ब्राजील और फिर दुनिया भर में फैल गई। पुलिस जांच ब्राजील की संघीय पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। जब पुलिस नकली लैंडस्केपिंग कंपनी के कार्यालय पहुंची तो उन्हें लगा कि अपराधियों ने शायद कोई सबूत नहीं छोड़ा होगा। लेकिन एक छोटी सी गलती ने पूरी कहानी बदल दी। वो वहां एक कार डीलरशिप की रसीद मिली। पता चला कि गैंग के एक सदस्य ने अपने असली नाम से 11 ट्रक खरीदे थे, जिनका इस्तेमाल चोरी का पैसा शहर से बाहर ले जाने में किया गया। यही पुलिस की पहली बड़ी सफलता बनी। हालांकि अपराधी भी बेहद समझदार थे। उन्होंने पूरी सुरंग और तिजोरी के अंदर सफेद पाउडर बिखेर दिया था। इससे अधिकांश उंगलियों के निशान और डीएनए के सबूत नष्ट हो गए। लेकिन वे एक चीज भूल गए। कार्यालय में छोड़ी गई एक पानी की बोतल। उस पर मिला एक उंगली का निशान पुलिस के लिए पहला ठोस सुराग बना। बाद में सुरंग से मिली पानी की बोतलों, औजारों और अन्य वस्तुओं से पसीना, बाल और कुछ डीएनए नमूने भी मिले। इन सब की तुलना राष्ट्रीय अपराध डेटाबेस से की गई। धीरे धीरे पूरी गैंग की पहचान सामने आने लगी। पुलिस ने बाद में दूसरे राज्य में जा रहे एक वाहन वाहक ट्रक को रोका। जब उसकी जांच की गई तो ट्रकों के खोखले ईंधन टैंकों के अंदर लाखों रियाल छिपे मिले। लगभग $2 मिलियन के बराबर चोरी का पैसा बरामद हुआ। यहीं से गिरफ्तारियों का सिलसिला तेज हो गया। लेकिन सवाल यह था कि बाकी पैसा कहां गया। इतनी बड़ी नकदी को बैंक में जमा करना आसान नहीं था। इसीलिए अपराधियों ने अलग अलग तरीके अपनाए। उन्होंने कई लग्जरी कारें खरीदी और उनके दरवाजों के अंदर नकदी छिपाकर अलग अलग राज्यों में भेज दी। फिर उन्होंने पैसे को अपने रिश्तेदारों और सहयोगियों में बांट दिया। ये लोग अलग अलग बैंकों में छोटी छोटी रकम जमा करते रहे ताकि कानूनी रिपोर्टिंग सीमा पार न हो। इस तकनीक को अपराध की दुनिया में पल्वराइजेशन जैसी रणनीति माना जाता है। इसके अलावा भारी मात्रा में पैसा ग्रामीण इलाकों में खेत, पशु फार्म, मकान और जमीन खरीदने में लगाया गया। चूंकि नकदी पुराने और बिना क्रम वाले नोटों में थी, इसलिए ब्राजील का केंद्रीय बैंक चोरी हुए नोटों की क्रम संख्या जारी ही नहीं कर पाया। इस कारण चोर आसानी से वही नोट स्थानीय अर्थव्यवस्था में खर्च करते रहे। यह कहानी केवल चोरी तक सीमित नहीं रही। इतनी बड़ी रकम देखकर दूसरे अपराधी गिरोह भी सक्रिय हो गए। उन्होंने इस डकैती में शामिल लोगों और उनके परिवारों का अपहरण शुरू कर दिया। फिरौती मांगी जाने लगी। इस ऑपरेशन का वित्तीय मास्टरमाइंड माने जाने वाले लुइस फर्नांडो रिबेरो या लुइस रिबेरो जेनिंग्स के नाम से पहचाने जाने वाले व्यक्ति का भी अपहरण हुआ। परिवार द्वारा फिरौती देने के बावजूद कुछ समय बाद उनका शव शहर के बाहर मिला। अपराध की दुनिया में विश्वास नाम की कोई चीज नहीं होती और यह घटना इसका सबसे बड़ा उदाहरण बन गई। शुरुआत में केवल 8 लोग गिरफ्तार हुए थे और लगभग 20 मिलियन रियाल बरामद हुए, लेकिन जांच कई वर्षों तक चलती रही। आखिरकार 129 से अधिक गिरफ्तारियां हुई, लगभग 32 मिलियन रियाल बरामद किए गए। फिर भी चोरी की गई अधिकांश राशि आज तक कभी वापस नहीं मिली। विशेषज्ञों का मानना है कि उसका बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट, कृषि, लग्जरी संपत्तियों और विदेशी खातों के माध्यम से हमेशा के लिए गायब हो गया।
जांच में यह भी सामने आया कि बैंक की सुरक्षा व्यवस्था में कई गंभीर कमियां थीं। तिजोरी की दीवारों और छत पर सेंसर लगे थे, लेकिन फर्श के नीचे कोई सेंसर नहीं था। यही अपराधियों का सबसे बड़ा फायदा बना। दूसरी गलती थी कि सप्ताहांत में बैंक के अंदर कोई मानव गश्त नहीं होती थी। तीसरी बात यह कि जब अपराधी कंक्रीट काट रहे थे, तब पैदा होने वाले कंपन को व्यस्त सड़क के सामान्य ट्रैफिक का कंपन समझ लिया गया। इन छोटी छोटी लापरवाहियों ने मिलकर दुनिया की सबसे सफल बैंक डकैतियों में से एक को संभव बना दिया। लेकिन दोस्तों, यह डकैती केवल इसलिए ऐतिहासिक नहीं बनी कि इसमें लगभग $70 मिलियन की चोरी हुई थी। इसकी सबसे बड़ी वजह थी वह बारीक योजना, जिसके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस पैसे की जिसे चुराया गया। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि चोरों ने जो भी नोट मिले सब उठा लिए होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उन्होंने जानबूझकर केवल पुराने 50 रियाल के नोट चुराए। वजह बेहद चौंकाने वाली थी। ये नोट पहले से ही पूरे ब्राजील में चलन में थे और इनके सीरियल नंबर अलग अलग रिकॉर्ड नहीं किए गए थे। इसका मतलब था कि सेंट्रल बैंक चोरी के बाद दुकानदारों, बैंकों या आम लोगों को यह बता ही नहीं सकता था कि कौन सा नोट चोरी हुआ है। यही कारण था कि अपराधी इन नोटों को वर्षों तक सामान्य नकदी की तरह खर्च करते रहे और किसी को जरा भी शक नहीं हुआ। इतनी लंबी सुरंग बनाना भी कोई आसान काम नहीं था। जांच के दौरान पुलिस को शक हुआ कि गैंग के कई सदस्य पहले निर्माण कार्य और खनन उद्योग में काम कर चुके थे। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि उन्होंने मुख्य सुरंग खोदने से पहले छोटी छोटी जगहों पर मिट्टी की मजबूती और सुरंग बनाने की तकनीक का अभ्यास भी किया था। शायद यही वजह थी कि लगभग 3 महीने तक खुदाई चलने के बावजूद सुरंग कहीं भी नहीं धंसी। यह किसी पेशेवर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट से कम नहीं थी। अब जरा सोचिए, लगभग 13 फीट जमीन के नीचे जहां हवा तक ठीक से नहीं पहुंचती, वहां रोज घंटों काम करना कितना मुश्किल रहा होगा। सुरंग के अंदर तापमान कई बार 35 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच जाता था, लेकिन अपराधियों ने इसका भी समाधान निकाल लिया था। उन्होंने सुरंग के अंदर बिजली की व्यवस्था की, बल्ब लगाए, बड़े बड़े पंखे लगाए, वेंटिलेशन पाइप लगाए और लकड़ी के मजबूत सहारे बनाए। जांच अधिकारियों ने बाद में कहा कि यह सुरंग किसी अपराधियों की नहीं, बल्कि एक छोटी भूमिगत निर्माण साइट जैसी दिखाई देती थी। और अब सुनिए सबसे हैरान कर देने वाला तथ्य। इस पूरी सुरंग को बनाने के दौरान लगभग 150 से 200 टन मिट्टी बाहर निकाली गई थी। यह मात्रा इतनी अधिक थी कि उससे कई बड़े ट्रक पूरी तरह भर सकते थे। लेकिन किसी पड़ोसी को कभी शक नहीं हुआ, क्योंकि जिस नकली लैंडस्केपिंग कंपनी को अपराधियों ने खोला था, वही उनकी सबसे बड़ी ढाल बन गई थी। ट्रकों में रोज मिट्टी का आना जाना लोगों को बिल्कुल सामान्य लगता था। किसी ने यह कल्पना भी नहीं की कि यही मिट्टी दुनिया की सबसे बड़ी बैंक डकैतियों में से एक की सुरंग से निकल रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस चोरी का पता किसी अलार्म, किसी सुरक्षा गार्ड या किसी पुलिस अधिकारी को नहीं चला। पूरी दुनिया की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली तिजोरियों में से एक की चोरी का खुलासा केवल इसलिए हुआ क्योंकि सोमवार सुबह बैंक का एक कर्मचारी रोज की तरह वॉल्ट खोलने गया और उसने फर्श में बना एक विशाल छेद देख लिया। सोचिए, अगर बैंक कुछ और दिनों तक बंद रहता तो शायद यह चोरी और भी देर से सामने आती। अब जरा चोरी हुई रकम की कल्पना कीजिए। यह पैसा केवल मूल्य में ही बड़ा नहीं था, बल्कि वजन में भी। लगभग 3.5 टन नकदी, यानी लगभग एक छोटी एसयूवी कार जितना वजन। इतनी भारी रकम को सुरंग के रास्ते बाहर निकालना अपने आप में किसी असंभव मिशन जैसा था। अपराधियों ने घंटों तक लगातार काम करके लाखों नोटों से भरे कंटेनरों को बाहर निकाला और बिना किसी शोर शराबे के गायब हो गए। डकैती के बाद ब्राजील की संघीय पुलिस ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी जांचों में से एक शुरू की। सैकड़ों पुलिस अधिकारी, फोरेंसिक विशेषज्ञ, वित्तीय जांचकर्ता और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टीमें कई वर्षों तक इस केस पर काम करती रही। हजारों बैंक खातों, जमीनों, फार्म हाउसों और लग्जरी कारों की जांच की गई। कई राज्यों में एक साथ छापे मारे गए। इसके बावजूद चोरी की गई पूरी रकम आज तक कभी बरामद नहीं हो सकी। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे दुखद पहलू चोरी के बाद शुरू हुआ।
जिस गैंग ने मिलकर दुनिया की सबसे शानदार बैंक डकैती को अंजाम दिया था, वही गैंग बाद में अपने ही लालच का शिकार बन गई। कई सदस्य दूसरे अपराधी गिरोहों द्वारा अगवा कर लिए गए, कुछ की हत्या कर दी गई, कई लोग रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गए और दर्जनों को लंबी जेल की सजा मिली। अपराध विशेषज्ञ आज भी कहते हैं कि डकैती तो सफल रही, लेकिन उसके बाद अपराधियों की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई। इस घटना ने दुनिया भर के बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था बदल कर रख दी। पहले अधिकांश बैंक दीवारों, दरवाजों और छत की सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देते थे, लेकिन इस डकैती के बाद भूमिगत सुरक्षा पर विशेष जोर दिया जाने लगा। कई देशों में बैंक वॉल्ट के नीचे कंपन महसूस करने वाले सेंसर, फर्श के नीचे प्रेशर सेंसर, 24 घंटे निगरानी और सप्ताहांत में भी नियमित निरीक्षण जैसी नई व्यवस्थाएं लागू की गई। आज दुनिया के कई बैंक इसी घटना को अपनी सुरक्षा प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण केस स्टडी मानते हैं। और आखिर में एक ऐसा तथ्य जो इस पूरी कहानी को और भी रहस्यमय बना देता है। विशेषज्ञों का मानना है कि चोरी की गई करोड़ों रियाल की बड़ी रकम कभी बरामद ही नहीं हुई। संभव है कि उसका एक हिस्सा आज भी ब्राजील की अर्थव्यवस्था में सामान्य नकदी की तरह घूम रहा हो। यानी यह भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति की जेब में आज भी वही नोट मौजूद हो जो 2005 की इस ऐतिहासिक बैंक डकैती में चोरी हुआ था, और उसे इसका जरा भी अंदाजा न हो। निष्कर्ष स घटना ने पूरी बैंकिंग दुनिया को झकझोर दिया। यह साफ हो गया कि केंद्रीय बैंक की वॉल्ट में भी सुरक्षा की कमियां हो सकती हैं, खासकर निचले स्तर से पहुंच और सप्ताहांत की निगरानी में। इसके बाद ब्राजील और दुनिया भर के बैंकों ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को बस्तंटे मजबूत किया, नियमों में बदलाव किए गए और निगरानी के नए तरीके अपनाए गए। यह घटना आज भी बैंक सुरक्षा विशेषज्ञों के लिए एक महत्वपूर्ण केस स्टडी मानी जाती है। इतनी बड़ी और अनोखी घटना फिल्मकारों को भी आकर्षित ही कर सकती थी। 2011 में ब्राजील में एक फिल्म बनी असाल्टो आओ बैंको सेंट्रल, जो इसी घटना पर आधारित थी। इसके अलावा यह घटना ने कई अंतर्राष्ट्रीय सीरीज को भी प्रेरित किया, जिनमें नेटफ्लिक्स की मशहूर सीरीज द ग्रेट हिस्ट भी शामिल है। आज भी यह घटना किताबों, पॉडकास्ट और डॉक्यूमेंट्री में चर्चा का विषय बनी हुई है। अगर आपको आज की यह विस्तृत कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल जीवेश रिवील्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे दुनिया की एक और ऐसी सच्ची घटना जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।